वो किस प्रकार की है। तो आज हम लोग एक तरह से सामान्य रूप से समझें तो समकालीन हिंदी कविता में लोक की जो अभिव्यक्ति है, लोक की जो उपस्थिति है और कवियों ने जिस ढंग से लोक को रखा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रखा है। बाद में आप लोग जब मेरे बातचीत हो जाएगी तो आप लोग भी अपनी बात रखिएगा। 2-3 चीज़ें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बहुत दिनों से ये बहस है कि समकालीन कविता लगभग 60 वर्ष का समय बीत गया समकालीन कविता। इसके पहले का कोई भी ऐसा कालखंड नहीं है जो इतना लंबा हो हिंदी में। सबका समय थोड़ा-थोड़ा सा है ना? आधुनिक काल में भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर आप देखेंगे भारतेंदु युग आ जाता है, थोड़ा समय है, महादेव द्विवेदी जी का समय आ जाता है, छायावाद का समय आ जाता है। तो बहुत फिर और बाद में तो और भी छोटा-छोटा समय हो जाता है। समकालीन कविता को लेकर पढ़ने-पढ़ाने की दुनिया में एक समस्या रही है शिक्षकों के सामने कि समकालीन कविता क्यों 60 साल में कविता समकालीन ही क्यों है? तो सबसे पहले तो आप सब इसको शायद जानते होंगे। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि समकालीन कविता में जो समकालीन शब्द है, वह तत्काल के अर्थ में नहीं है, वो बिल्कुल आज के अर्थ में नहीं है। यानी कि जिसको हम सांप्रतिक कहते हैं, उस अर्थ में वो नहीं है। यानी कि सन 60 से लेकर 2023 तक अगर समकालीन कविता का हम समय मानते हैं, तो यह समकालीन कविता किसी भी रूप में सिर्फ एक छोटी अवधि को रेखांकित करने का मामला नहीं होता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब समकालीन कविता हम कहते हैं, तो यह समझना बहुत अनिवार्य होता है कि इस समकालीन कविता के भीतर कई अंतर्धाराएँ रही हैं, एक साथ कई अंतर्धाराएँ रही हैं। यानी एक ही समय में समकालीन हिंदी कविता में कई वैचारिक आग्रहों के कवि लिखते पढ़ते रहे हैं। वहाँ पर जो सबसे अधिक दिखने वाला पक्ष है हिंदी कविता का, यानी मार्क्सवादी विचारधारा की कविता दिखाई देती रही। वहाँ समानांतर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित कवियों की सक्रिय उपस्थिति है। वहाँ पर गांधी से प्रभावित कवियों की उपस्थिति है। थोड़ा और बाद में आएंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित कवियों की बड़ी उपस्थिति है। यानी कि एक समय में समकालीन हिंदी कविता वैचारिक समूहों के समुच्चय तैयार करती है। यानी कि समकालीन कविता कहने का मतलब एक रैखिक कविता कहना नहीं है, एकांगी कविता कहना नहीं है, एक ढंग की कविता कहना नहीं है। जब हम समकालीन कहते हैं तो हम इन सभी वैचारिक आग्रहों को मिलाकर कहते हैं। यानी कि उसमें एक ही समय में अज्ञेय भी आते हैं, मुक्तिबोध भी आते हैं, रघुवीर सहाय भी आते हैं, केदारनाथ सिंह भी आते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि भी आते हैं। एक तरह के तमाम वैचारिक आग्रहों के कवि आते हैं। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमारे वहाँ। जानना चाहिए कि रघुवीर सहाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से गहरे प्रभावित थे। हालांकि विश्वविद्यालयों में बहुत सारे शिक्षक उन्हें मार्क्सवादी कवि के रूप में पढ़ते और पढ़ा देते हैं, जबकि उनका कोई आग्रह मार्क्सवाद के प्रति नहीं था। मुक्तिबोध के बारे में सब लोग जानते हैं, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं। नागार्जुन के बारे में नागार्जुन को भी जाने तो नागार्जुन के कई स्तर हैं। नागार्जुन को बहुत सारे लोग सिर्फ मार्क्सिस्ट पोएट के रूप में पढ़ा देते हैं। एक बात और कि प्रगतिशील होना मार्क्सवादी होने का पर्याय नहीं है। कोई बिना मार्क्सवादी हुए भी प्रगतिशील हो सकता है। कवि होना ही अपने आप में प्रगतिशील होना है। अगर कोई प्रगतिशील नहीं है तो कवि नहीं हो सकता। जो अग्रगामी नहीं है, आगे के बारे में नहीं सोच सकता, तो वो कवि कैसे हो सकता है। तो मार्क्सवाद और प्रगतिशीलता को हिंदी में एक तरह से पर्याय बना दिया गया। ये समझना जरूरी है कि वो पर्याय नहीं है। लोहियावादी होकर भी आप प्रगतिशील हो सकते हैं, गांधीवादी होकर भी प्रगतिशील और होते रहे हैं लोग। हमारे जितने कवियों का जो समूह है, आप देखेंगे उनकी कविताओं का जो स्वर है, आप देखें कि वैचारिक आग्रहों को अपनी ओर छोड़ दें तो जो बात मुक्तिबोध कहना चाहते हैं वही बात रघुवीर सहाय कहना चाहते हैं, नागार्जुन। सबके कहने का ढंग अलग है, विषय वस्तु अलग है, लेकिन जो अंतिम उद्देश्य है कहने का वो एक ढंग का है। तो यह जानना भी समकालीन कविता के संदर्भ में बहुत जरूरी है कि एक साथ वहाँ कई पीढ़ियों के भी कवि सक्रिय हैं। यानी कि जो
आप देखेंगे अगर सन 60-70 के आसपास, तो वहाँ तार सप्तक के कवि भी आते हैं, दूसरे सप्तक के कवि भी आते हैं, तीसरे सप्तक के कवि भी हैं। तीसरे सप्तक के कवि तो अभी हाल फिलहाल केदारनाथ सिंह कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले गए हैं, वो तीसरे सप्तक के कवि थे। तो ये सारे कवि सक्रिय हैं, यानी एक साथ हमने सुविधा की दृष्टि से बाद में क्या किया, 7वें दशक की कविता, 8वें दशक की कविता, 9वें दशक की कविता, आखिरी दशक की कविता जैसे पद भी बना लिए पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा के लिए। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि 8वें दशक की कविता एक रंगी कविता नहीं है। 8वें दशक की कविता में भी बहुत सारे स्वर हैं, बहुत सारे स्वर हैं। 9वें दशक की कविता में भी, 9वें दशक की कविता में जैसे स्त्री स्वर बहुत सारी, मैं देख रहा हूं कि आजकल स्त्री को लेकर, स्त्री कविता को लेकर बातचीत रहती है, दलित कविता को लेकर बातचीत रहती है। एक साथ 9वें दशक की कविता में कई स्त्री स्वर हैं, वहां तेजी ग्रोवर भी हैं, वहां गगन गिल भी हैं, वहीं अनामिका भी हैं। और तीनों एक स्वर की कवित्रियां नहीं है, तीनों एक ढंग की कवित्रियां नहीं है, एक ढंग की कवित्रियां नहीं है। और वैचारिक आग्रहों में भी बहुत हद तक एकता होते हुए भी बहुत सारी भिन्नता है इन तीनों कवित्रियों के बीच में 9वें दशक में आकर के। इसके पूर्व में कीर्ति चौधरी हैं। आप यह भी देखने की जरूरत है कि महादेवी वर्मा और कीर्ति चौधरी, और कीर्ति चौधरी के बाद एक लंबा अवकाश हिंदी कविता में आता है, बहुत कम मतलब कवित्रियां दिखाई नहीं देती। 90 के बाद, यानी कि 80 के बाद कवित्रियां आती हैं तेजी से, और 90 के बाद और तेजी से। कैसे उनके माध्यम से लोक हिंदी में आया, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा। पृष्ठभूमि के तौर पर ये चीज जानना जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि जिसे हम समकालीन कविता कहते हैं, नई कविता उससे थोड़ा पहले जब नई कविता का दौर आता है, दूसरे सप्तक और तीसरे सप्तक के साथ जो नई कविता का दौर है, ढेर सारे कवि सक्रिय हैं, वहां पर भी ये देखना जरूरी है कि उसके भीतर भी अज्ञेय जब सप्तक लेकर आ रहे थे, वहां पर भी उन्होंने एक ढंग के कवियों को नहीं रखा। आप चाहे तार सप्तक देखें, दूसरा सप्तक देखें या तीसरा सप्तक देखें, उसमें कई वैचारिक आग्रहों के कवि वहां लेकर वो आए। राहों के अन्वेषी कहा भी उन्होंने उनको। तो उसमें विजय देव नारायण शाही भी आए, जो धुर लोहियावादी थे, रघुवीर सहाय भी आए, केदारनाथ सिंह भी आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी आए, कीर्ति चौधरी भी आई। तो ये बहुत सारे लोग उसमें आए, कुंवर नारायण भी आए। तो ये लोग आते हैं वहां पर। एक चीज और जो अक्सर हम लोग समकालीन कविता पे बात करते हुए छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए, कि हम लोग समकालीन कविता का मतलब सिर्फ मुक्त छंद में लिखी गई कविताओं को समझते और मानते हैं। जैसे ही समकालीन कविता का जिक्र आता है, हम ये मान लेते हैं कि जिन कवियों ने मुक्त छंद का रास्ता लिया वही समकाल। दरअसल समानांतर जो नवगीत, नई कविता के साथ नवगीत का जो दौर आया, उसके बाद भी वो लिखे गए। तो गीत के फॉर्म में जो काम हुआ वह भी समकालीन कविता का हिस्सा है। जो गजल के फॉर्म में काम हुआ वह भी समकालीन कविता का हिस्सा है। अन्य जो छंदों में कार्य हुआ है वो सब समकालीन कविता का हिस्सा है। देखना बस इतना है कि जिस कालखंड में वो लिखा जा रहा है, उस कालखंड को वो कैसे डिकोड कर रहा है, उस कालखंड को कैसे सामने रख रहा है। अगर वो उस कालखंड को सामने रख रहा है तब वो निश्चित तौर पर अपने समय की कविता है। अगर वो नहीं रख पा रहा है, यानी सन 80 में लिखते हुए, सन 90 में और सन 2023 में लिखते हुए अगर कोई आज भी रीतिकालीन आग्रहों में लिख रहा है, तो वो हमारे समय का कवि नहीं हो सकता। वो हमारे समय का कवि नहीं हो सकता। जो बातें पीछे कही जा चुकी हैं बहुत व्यवस्थित ढंग से, अगर उसी को दोहरा रहा है तो किसी ढंग की समकालीनता को वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो एक बात समकालीनता के लिए ये रखना जरूरी था। अभी हम बात करेंगे तो क्रमशः कवियों के माध्यम से बात करेंगे। लोकप्रिय संस्कृति में कैसे चीजें आई हैं, मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा। आजकल बहस है उसको लेकर के, लोकप्रिय साहित्य को लेकर भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत बहस थी कि लोकप्रिय साहित्य पढ़ा जाना चाहिए कि नहीं पढ़ा जाना चाहिए, और लोकप्रिय साहित्य से क्या आशय है, क्या क्या चीज़ें हैं, और उसकी जो अपनी कमियां हैं उन सबको सामने रखने की कोशिश की गई। दरअसल लोक के बारे में एक चीज, कविता में जिस लोक की हम बात करते हैं और बाहर भी, लोक के बारे में सामान्य समझ यह बनी हिंदी कविता में या बाहर भी कि ये जो चिड़िया चुरुंग हैं, नदी पहाड़ हैं, इन्हीं को कविता में ला दीजिए तो यह लोक आ जाता है। देखिए, लोक का एक हिस्सा है सर। लोक
सचमुच जो लोक है वो श्रम की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जहाँ श्रम की संस्कृति है वह लोक निर्मित करता है। श्रम की संस्कृति है तो वहाँ लोक का निर्माण होगा, वहाँ एक लोक बनेगा, है ना। सिर्फ पहाड़ का चित्रण लोक का चित्रण नहीं है, वह प्रकृति का चित्रण हो सकता है जो लोक का एक हिस्सा है। लेकिन अगर श्रम करते हुए लोग नहीं हैं, अगर मनुष्य की उपस्थिति नहीं है, वहां पर श्रमशील मनुष्य की उपस्थिति नहीं है, तो वह लोक का निर्माण नहीं होता है। इसलिए हिंदी कविता में एक ऐसा दौर आया जब बहुत सारे लोग तमाम घरेलू साधनों पर कविता लिख रहे थे। हम सब ने लिखी हैं वो कविताएं, हम सब उस आलोचना के दायरे में आते हैं कि घरेलू उपकरणों पर कविता लिखना शुरू कर दिया कि यह भी लोक है। नदियों पर, पहाड़ों पर, इधर बैलों पर, सब पर कविता लिख दिया कि ये लोक हो गया। वो लोक उस ढंग से नहीं था। किस तरह ये संसाधन मनुष्य जीवन को सुंदर बनाते हैं, मनुष्य जीवन के काम आते हैं, अगर वह चीज उस कविता में उपलब्ध नहीं है, वह चीज उस कविता में अभिव्यक्त नहीं है, तो वह लोक नहीं है, फिर वह लोक का मसला नहीं बनता है। यानी कि अगर आपने बसुला पर कविता लिखी तो यह जरूरी है कि यह बताएं कि वह बसुला किस तरह मनुष्य जीवन को सुंदर बनाने के काम आया, किस तरह बहुत सारे लोगों के जीवन को सुंदर बनाने के काम आया, और कैसे अगर वह नहीं होता तो बहुत सारी चीजें सुंदर नहीं होती, नहीं बन पाती। अगर आप ये नहीं कर पाते अपनी कविता में, सिर्फ यह बताते हैं कि बसुला लोहे का है, ये है, वो है, और इसे कैसे लोहार ने बना दिया है, तो वो कम से कम लोक का सिर्फ एक हिस्सा भर बन के रह जाएगा। जिस लोक की हम चर्चा करना चाहते हैं कि हिंदी कविता में या समकालीन कविता में जो लोक आता है ना, वो उस ढंग से, जैसे मैं एक पुरानी कविता का उदाहरण दूं आपको। आप सब परिचित होंगे जो लोग समकालीन कविता पढ़ते हैं। त्रिलोचन की एक कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती। आज़ादी से पहले की कविता है ये। उसके बाद हम आज़ादी के बाद आते हैं, 1960 के बाद आते हैं। क्योंकि त्रिलोचन समकालीन कविता में इसलिए हैं कि वो बहुत बाद तक रहे और लिखते रहे, और उनके बहुत सारी कविताएं बहुत बाद तक 80 के दशक में आकर उनके बहुत सारे संग्रह छपे जो पहले की कविताएं थी। उनकी एक कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है। एक लंबी कविता है, लंबी माने 2 पृष्ठों की कविता है। वो कविता बहुत सारी बातें करती है। मैं आपको सिर्फ उसमें जो कवि है वो चंपा से बात करता है, और इस बात के लिए उससे इसरार करता है, उससे मतलब कह सकते हैं कि तैयार करना चाहता है कि वो पढ़ना लिखना सीख जाए, लिखना सीख ले, वो कुछ वर्णमाला लिखना सीखे। ये आप सोचें, आज़ादी से पहले का समय है ये, जब त्रिलोचन शास्त्री ये कविता संभव कर रहे हैं। उसमें त्रिलोचन कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है ना। सामान्य रूप से लगेगा कि एक उपदेश जैसी कविता है जहां पढ़ लेने की अनिवार्यता को रखा जा रहा है। लेकिन जब आप इस कविता में प्रवेश करेंगे और देखेंगे तो कई संदर्भ आपको, जैसे द्विरागमन, गौने का संदर्भ आया। आप सब जानते हैं द्विरागमन, पहले विवाह के बाद लड़कियां तुरंत विदा नहीं होती थीं। पूरब में खासकर, और जगहों पर भी होता, भोजपुरी के इलाकों में, अवध के इलाकों में ये होता था कि विवाह होता था, कुछ वर्ष बाद लड़की जो है वो पति के घर जाती थी, उसे गौना कहते थे, द्विरागमन कहते थे। तो अब एक संदर्भ तो लोक का यह आया यहाँ पर जानने के कि यह जो रीति रिवाज का मसला है, कविता में बिना कुछ कहे और बिना यह बताए कि गौने का क्या महत्व है, यह एक प्रसंग त्रिलोचन लेकर आते हैं कि, और एक अनिवार्य घटक जो दाम्पत्य का है कि दाम्पत्य होगा। उसके बाद जब उस समय का लोग, कलकत्ता उस समय का सबसे बड़ा बाजार था, आज़ादी से पहले आप सब जानते हैं कलकत्ता सबसे बड़ा बाजार था। कलकत्ता अंग्रेज जब आए तो उधर से ही आए थे। कभी मिर्ज़ा गालिब भी वहीं जाकर, मिर्ज़ा गालिब को भी लगा था कि आधुनिकता जो है कि
काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, जब वो कहते हैं वहाँ जा कर के, तो आधुनिकता का पाठ मिर्ज़ा गालिब ने भी कलकत्ते में जाकर सीखा था पिछली शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी के मध्य में, लगभग मध्य में, जब त्रिलोचन ये कविता कह रहे हैं तो ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूरी जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग है, जो बड़े किसान नहीं हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास कलकत्ता या कलकत्ता जैसे बाजारों में जाकर श्रम करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता है। उनको तो जाना ही पड़ेगा उधर। एक ढंग से लोक के यथार्थ को कविता में इस तरह लाना, लोक का यह यथार्थ था। यानी आप सब जो भोजपुरी इलाकों से होंगे, भिखारी ठाकुर का विदेशिया जानते होंगे, वो इसी दुख को विदेशिया में व्यक्त किया है भिखारी ठाकुर ने अपने वहाँ, कि स्त्रियां घर में रह जाती थीं, वो कलकत्ता चले जाते थे। आप बहुत सारे अगर भोजपुरी अवधि के गीत सुनेंगे तो उसमें कलकत्ता तिनसुखिया जाने का प्रसंग आपको उन लोकगीतों में दिखाई देगा। कमाने के लिए चले गए आसाम की तरफ। प्रसंग बस कि लोक कैसे कविता में आना चाहिए, और कैसे जब लोक कविता में सलीके से आता है तो वो बड़ी कविता को संभव करता है, अपने समय के यथार्थ को भी वहां पर वो अभिव्यक्त करता है, रेखांकित करता है, लेकर आता है। ये चीज वहां पर लेकर के आते हैं कलकत्ता के उपस्थित, सबसे बड़े बाजार के उपस्थित औपनिवेशिक कालखंड का जो यथार्थ है उसको लेकर आ जाते हैं। बहुत पहले कभी नामवर सिंह ने इस कविता पर बात करते हुए जिस गीत का जिक्र किया था, आप सब उससे परिचित होंगे, नहीं होंगे तो, रेलिया न बैरी जहाजिया न बैरी, यह पैसवा बैरी न, हर जी के ले गईल विदेशवा, यह पैसवा बैरी। कैसे ये कविता पूरी तरह से सामंतवाद से जो पूंजीवाद का की ओर समाज बढ़ रहा था, कैसे उसके बीच जो गठजोड़ था उसको लेकर आता है। जो मैं अभी निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि जहां श्रम की संस्कृति होती है, दरअसल लोक को अभिव्यक्ति ठीक ढंग से वहीं मिलती है। जब श्रम और एक साथ आता है, श्रमिक समुदाय आता है, श्रम की पूरी संस्कृति आती है और उसके साथ यह लोक आता है, तो वो सचमुच का एक जीवंत लोक बनाता है। तो ये कविता इस ढंग से कलकत्ता भी आ गया, अवध भी है जहां ये कविता संभव हो रही है, अवध का वो इलाका, अवध की वो संस्कृति, और आगे स्त्रियों की जो उस कालखंड में उस लोक का यह एक यथार्थ यह भी था कि स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई न के बराबर थी, वो लिखना तक नहीं जानती थी। यह एक आग्रह जो कविता में है कि पढ़ लिख लेना अच्छा है। और इसी कविता में कहते हैं त्रिलोचन कि गांधी बाबा भी कह रहे हैं, कि गांधी बाबा भी कहते हैं कि पढ़ लिख लेना अच्छा है, पढ़ना जरूरी है। आगे वो कहती है कि गांधी बाबा ऐसा क्यों कहेंगे, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, इतना खराब बात वो क्यों कहेंगे कि पढ़ लिख ले वो। तो फिर वो कहते हैं कि जब पति कलकत्ता चला जाएगा तो अंत में वो कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। वो एक तरह से कहती है कि मैं अपने पति को जाने न दूंगी उधर कलकत्ता, मैं तो अपने पास ही रखूंगी उसे। खैर ये दूसरी हिस्सा है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता को लोक कैसे समृद्ध बनाता है, कवि के भीतर लोक की क्या समझ है, यह उसका निवेश वो कैसे करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो त्रिलोचन यहां पर अपनी उस समय की राजनीतिक समझ को भी लोक के साथ जोड़ लेते हैं, जो उपनिवेशवाद का पूरा कालखंड है उसके यथार्थ को भी लोक के साथ जोड़ लेते हैं, जो उस समय का बाजार था कलकत्ता उसको भी अपने लोक के साथ जोड़ लेते हैं, स्त्री के दुख को उसके साथ जोड़ लेते हैं, स्त्री की अशिक्षा को उसके साथ जोड़ लेते हैं, और एक ऐसी कविता संभव करते हैं जो हमारे लोक की एक सच्ची अभिव्यक्ति और सच्चे दस्तावेज के रूप में हमारे सामने आती है कविता। वो हमारे लोक का एक दस्तावेज बन करके कविता आती है, काव्य कला की दृष्टि से भी उत्कृष्ट और लोक को समझने की दृष्टि से भी उत्कृष्ट। यह कविता आपको सन 40-45 के आसपास अवध के इलाकों में बहुतायत स्त्रियों की स्थिति को बताती है, बहुतायत उन श्रमिकों की स्थिति को बताती है जिन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये इन्हीं में से वे श्रमिक थे जो गिरमिटिया मजदूर बनकर चले गए, जो कलकत्ता गए और कलकत्ता से गिरमिटिया मजदूर बनकर आगे निकल गए थे थोड़ा और पहले के समय में। तो लोग कैसे इसको लेकर आता है, यह एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं हरिश्चंद्र पांडे का नाम सुना होगा आप सबने, हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण वरिष्ठ कवि हैं।
उनकी एक कविता है जिसमें वो लद्दू घोड़ों की बात करते हैं और कैसे उस कविता की 4-5 पंक्तियाँ मैं रखता हूँ आपके सामने और ये दिखेगा कि एक लोक से अब मैं दूसरे लोक की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ कि कविता का एक ही लोक नहीं हो सकता। कौन-सा कवि कहाँ से आता है, किस तरह लेकर आता है, शहरों का भी अपना एक लोक है, महानगरों में भी एक लोक है, यानी सिर्फ़ जो गाँव-जवार है वही लोक नहीं है। मैं उधर की तरफ बाद में आऊँगा। लद्दू घोड़े मंथर गति से चलते रहे युगों, पीठ पर लादे स्तूप शिलालेख मूर्तियां गुंबद, उन पर लद कर आया पूरा गांधार, उन पर लद कर गई पूरी दिल्ली। यह एक आप देखें तो एक कालखंड से दूसरे कालखंड की आवाजाही भी हो गई इस कविता में, इन पंक्तियों में। लद्दू घोड़ों का जो जिक्र है वो एक पूरे लोक को, पहाड़ पर अगर आप कभी गए हों और आपने यात्राएं की हों ऊपर की तरफ, कैलाश मानसरोवर की तरफ जाने की यात्रा की हो या देखा हो, तो वहाँ पर और इस तरह की और कई यात्राओं में आपको ये लद्दू घोड़े दिखाई देंगे करेंगे और उनके साथ उनको ले जाने वाले लोग दिखाई देंगे। कैसे उससे उनका पूरा घर चलता है, कैसे वो महीनों यात्रा पर रहते हैं लोगों के साथ, लौटते हैं तो उनका उनका परिवार उनकी प्रतीक्षा में होता है। इस तरह की चीज़ जब आती है तो वो वास्तविक लोक की अभिव्यक्ति है। वो हमारे हमारे समय का सही दस्तावेजीकरण है। देखिए, नदियों पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी जाएं, लेकिन वो नदियां किस ढंग से, सिर्फ उनका बहना कविता नहीं है। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब कुआनो नदी कविता लिखते हैं तो वो सिर्फ कविता का सौंदर्य नहीं है, कुआनो नदी के साथ पूरी सांस्कृतिक यात्रा कराते हैं, वो राजनीतिक यात्रा कराते हैं। वो भाई भरत प्रसाद जी वहीं के रहने वाले हैं, कुआनो नदी जहाँ बहती है बस्ती जिले के ये रहने वाले हैं और कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बस्ती के ही रहने वाले थे, कुआनो नदी वहीं की नदी है। खुद भरत, अब यहाँ दरअसल हम लोग एक दूसरे की बात करेंगे तो ये प्रशंसा जैसी चीज़ हो जाती है। भरत की अपनी कविताएं बहुत सारी हैं, मेरे ख्याल से आप में भी कुछ लोग होंगे जो कविताएं लिखते होंगे, सबके नाम चूँकि मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि कौन-कौन से लोग यहाँ पर हैं। लोक को कैसे रखते हैं हम? कई मतलब हिंदी में लोक को लेकर इतना कन्फ्यूज़न रहा और बहुत दिनों तक रहा कि बहुत सारे जो नए कवि आए वो इस दबाव में सिर्फ चिड़िया चुरुंग पर कविता लिखते रहे कि उनको स्वीकृति मिल जाएगी कि वो लोक की कविता लिख रहे हैं, जबकि वो बहुत समर्थ कवि थे और बाद में उन्होंने अपनी सामर्थ्य सिद्ध भी की जब उनकी समझ में ये चीज़ें आई कि ये रास्ता नहीं था, ये रास्ता उधर की तरफ नहीं जाता था। देखें कि लोक जैसे लोक कैसे आता है। मैं एकांत की कविता है, एकांत श्रीवास्तव की कविता है। बहने घर भर में सुगंध की तरह व्याप्त हैं, एक दिन उड़ जाएंगी जाने किन पवन झकोरों के साथ, रह जाएगा तेज धूप में भी हमारी कमीजों पर उनके हाथों कढ़े फूलों का सबसे प्यारा रंग, रह जाएंगी बर्तनों में उनकी गीली स्मृतियाँ और तह किए कपड़ों में उनके हाथों की तरतीब, पहला कौर उठाते ही नमक और अचार की तरह याद आएंगी बहनें। अब अगर इस कविता को सिर्फ रोमान के ढंग से पढ़ना हो तो ये कुछ और अर्थ दे देगी, लेकिन इस कविता को अगर सामाजिक यथार्थ की तरह पढ़ना है तो ये हमारे लोक का एक यथार्थ लेकर आती है। हमारे लोक में स्त्री की स्थिति को, स्त्री की जो पूरी कह सकते हैं जो पूरा वृतांत है उसको भी सामने रखती है और पिता के घर में स्त्री की क्या स्थिति है, बच्ची की क्या स्थिति है उसको भी, और स्मृति में रह जाने को आप बहुत सकारात्मक ढंग से देख सकते हैं। तो यह कविता, आप चाहें तो इस कविता के माध्यम से आप हिंदी प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ के मूल रूप से रहने वाले हैं एकांत, लेकिन हिंदी प्रदेशों में, सामान्यतः हिंदी प्रदेशों में बहनों की स्थिति यही है, इसी तरह की रही है। तो यह कविता एक तरह से हमारे लोक के उस यथार्थ को लेकर आती है जिसमें स्त्री का अपना कोई घर नहीं होता, जो बाद में स्त्रीवादी कवियों ने कहा कि एक पिता का घर था, एक पति का घर है, मेरा घर कहाँ है। तो ये एकांत की जो कविता है, या इस तरह की और भी असद जैदी की बहने सीरीज की कविताएं हैं, असद जैदी की, उन कविताओं को देखें तो आप
वहाँ देखेंगे कि किस तरह से एक जो हमारा लोक है, हमारा मानस लोक भी और हमारा जो सामाजिक लोक है, दोनों, हमारा मानस लोक और हमारा सामाजिक लोक, उसमें बहनों की जो उपस्थिति है, उसको ये कविता कैसे डिकोड करती है, ये कविता कैसे लेकर आती है और हमारे सामने रखती है। हम कविता कैसे पढ़ते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कविता को हम कहाँ से उठाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण। जैसे बहुत प्रसिद्ध कविता है, पिछले दिनों एक वेब सीरीज में भी वो आ गई, बद्री नारायण की जो कविता है प्रेम पत्र। अभी एक राजस्थान की पृष्ठभूमि पर जो स्त्रियों की समस्या को लेकर के, खास करके स्त्रियों की अनवरत हत्याओं को लेकर के जो एक वेब सीरीज आई है, उसमें उस कविता का इस्तेमाल है और बहुत प्रसिद्ध कविता है। 1991 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था उस कविता को, प्रेम पत्र को। उस कविता में वो जो कहते हैं क्या कहते हैं बद्री, वो यही कहते हैं कि प्रेत आएगा किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। सामान्यतः तो ये नहीं घटित होता है कहीं, लेकिन लोक को समझने के लिए यह जो एक मानस है पूरा का पूरा, उसको समझने के लिए कविता काम आती है। चोर आएगा तो प्रेम पत्र चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र पर ही दांव लगाएंगे, ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र, बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी, आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र, बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी, सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे, प्रलय के दिनों में सब तरस मछली मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र, कोई रोम बचाएगा कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। यह भी हमारे लोक की पहचान है कि हमारे लोक में प्रेम की स्थिति क्या है, स्त्री पुरुष संबंधों की स्थिति क्या है, किस ढंग से हम दाम्पत्य को समझते हैं, किस ढंग से हम पारिवारिक संरचना को समझते हैं, किस ढंग से हम प्रेम को समझते हैं। यह कविता उस लोक को हमारे सामने एकदम लाकर रख देती है, बिना किसी मुलम्मे के रख देती है कि यही है हमारा समाज, यही है हमारा लोक। तो कविताएं इसी, जो अच्छी कविताएं होती हैं वो लोक को इसी तरह लेकर आती हैं। शमशेर बहादुर सिंह, हालांकि जिस कालखंड की मैं बात कर रहा हूं उससे पहले की कविता है, उषा कविता, आप लोग पढ़ते और पढ़ाते होंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, पढ़ाते होंगे ना आप सब लोग इस कविता को। तो उस कविता में भी जो पूरा उषा का वर्णन है, सब कुछ है, यह लोक का वर्णन है, लेकिन उसमें श्रम की संस्कृति है। जब वो कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका, यह सीधे श्रम से जुड़ी हुई पंक्ति है। ये सिर्फ सौंदर्य की पंक्ति नहीं है, यह सिर्फ चौका बहुत सुंदर है नहीं कह रहे हैं, चौका सुंदर कैसे हुआ है यह कह रहे हैं। चौका के सुंदर बनने की, यानी किचन के सुंदर बनने की जो प्रक्रिया है, राख से लीपा हुआ चौका। आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे, जो मिट्टी का चूल्हा पहले हुआ करता था, अब नहीं दिखता है। मिट्टी का चूल्हा होता था और सुबह राख से जो राख होता था उससे पूरे चौके को लीप करके उसको पवित्र किया जाता था, क्योंकि अन्न का मामला था, अन्न देवी का मामला है, वहां आना है, तो एक पवित्रता का बोध बनाने के लिए तो राख से लीपा हुआ चौका सीधे श्रम की संस्कृति से जुड़ी पंक्ति है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ये और फिर अब दृश्य का विधान बनाते हैं। देखिए, लोक की सुंदरता, फिर दोबारा तिबारा मैं दोहरा रहा हूं, लोक की सुंदरता किसी भी कविता में तभी सार्थक ढंग से अभिव्यक्त होती है जब वो श्रम की संस्कृति के साथ जुड़ी होती है, जब वहां पर श्रम की संस्कृति उसके साथ नाभिनाल बद्ध होती है। अन्यथा वो लोक की मुकम्मल अभिव्यक्ति बन करके कविता नहीं आती है। ये दलित कविताओं की ओर अगर आप आएंगे तो वहां पर भी आपको यही चीज मिलेगी। जो वो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो हमारा लोक वही था, वो हमारा लोक है। उस लोक में बदलाव हो रहा है, वो लोक बदलना चाहते हैं। जो एक जड़ हो चुका लोक है, जिसमें शोषण है, सामंतवाद है, जातिवाद का आग्रह है,
अंबेडकरवादी उसको बदल देना चाहते हैं, एक नया लोक सृजित करना चाहते हैं, उस पुराने लोक को हटाकर, मिटाकर अधिक समतामूलक, लोकतांत्रिक, वहां पर भी लोक आता है उनकी सारी कविताओं में। जो कोई भी जब वो कहते हैं कि मलखान सिंह की कविता है कि मेरी खुद की थूथड़ पर अनगिनत चोटों के निशान हैं जिन्हें अपने बेटे के चेहरे पर नहीं देखना चाहता। यह भी हमारा लोक है, यह भी हमारा लोक है, जो शोषण की अंतहीन प्रक्रिया को बताते हुए कहता है कि अब इसको रुक जाना है, इसको रुक जाना चाहिए। यह भी लोक है। लोक की जो हमारी समझ है, शहरों में जो विष्णु खरे की बहुत प्रसिद्ध कविता है कि वो जो काम वाली स्त्री है वो अपने बच्चों को लेकर आती है और एक पार्क में एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों को छोड़ देती है और घरों में काम करती है। यह भी हमारा लोक है। वो हमारे लोक से अलग कोई लोक नहीं है। उसके बच्चे खेलते हैं, वो काम करती है, आती दोपहर में अपने बच्चों को खिलाती है। बहुत सलीके से विष्णु खरे ने अपनी कविता में उसको डेवलप किया है। यह भी हमारा लोक है। कवि इसी तरह अपने लोक की पहचान करता है, बताता है जहां गरीबी है, जहां श्रम है, जहां शोषण के विरुद्ध आवाज है, जहां शोषण की पहचान है, जहां मुक्ति का समर्थन है, वो सब हमारा लोक है। वही हमारी समकालीन कविता का लोक है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, चिड़िया चुरुंग हमारी समकालीन कविता का लोक सिर्फ एक हिस्सा है। हमारा व्यापक लोक इन चीजों से बनता है जो मैं अभी आपसे निवेदन कह रहा था, जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा था। बहुत सारे, आप तमाम कवियों को देखें, राजेश जोशी को, अरुण कमल जब कहते हैं कि जिनके मुंह में कौर मांस का उनको मगही पान, हत्या हत्या केवल हत्या, हत्या का ही राज, यह भी हमारा लोक है। हमारे उसी लोक को कविता में कवि लेकर आ रहा है, जिस लोक को हम देखने से बचना चाहते हैं, जिस यथार्थ को हम समझना नहीं चाहते, कि जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए वो राज करते हैं। लोकतंत्र में ये चीजें बदल जाती हैं। कविता इसी तरह लोक की पहचान करके, जो मैं कह रहा था, मुक्ति की पहचान करता है, लोकतंत्र की पहचान करता है, शोषण और दासता का विरोध प्रस्तुत करता है। तो ये चीजें लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारी कविताएं मैं लेकर बैठा था आप सबके अज्ञे, जब अपनी कविताओं में कहते हैं, बहुत सारी अज्ञे को तो सामान्यतः लोग मान लेते हैं कि कलावादी आग्रह, पता नहीं, अज्ञे के पास बहुत सारी ऐसी कविताएं। मैं पिछले दिनों ही निवेदन कर रहा था कि जो उनकी असाध्य वीणा कविता है, कभी उसको जोड़ कर देखिए, कि आदिवासी संस्कृति के साथ जोड़कर उस कविता को देखिए, और प्रियम्बद को जरा जो आता है, जो सिद्ध कर देता है, बजा देता है, जो वीणा है उसको ध्वनित कर देता है, कभी उसको समझिए, वो है कौन, कहाँ से आया। वो कलावंत, बाहर का कलावंत नहीं है, वो कहीं गुफा से निकल कर आता है, काम करके फिर चला जाता है बिना कुछ लिए हुए। तो वो सीधे सीधे आदिवासी समाज से है या नहीं है, लेकिन जिस संस्कृति को वो लेकर के आता है वो वही संस्कृति है। वहीं से कला की सारी संस्कृति, उसको कभी जोड़ कर देखिएगा तो निकल करके आएगी। आदिवासी कविता में जो बहुत सारे स्वर उभर करके आ रहे हैं, उस लोक को तो हम जानते ही नहीं थे। वह हमारे ही समाज का, हमारे ही इस राष्ट्र का वह लोक था जिससे हम अपरिचित थे। आदिवासी कवियों ने वह लोक संभव किया है, हमारे लिए लेकर आए हैं। हम कैसे जसिंता किरकिट्टा हो या कोई भी जो आदिवासी कवि आज की तारीख में लिख रहा है, लिख रही हैं, उनकी कविताएं जो लेकर आ रही हैं, उन जंगलों को तो हम जानते नहीं थे, जो जंगल वो हमको दिखा रहे हैं। हम उस रिहाइश को जानते ही नहीं थे, जो रिहाइश वो दिखा रहे हैं हमारी कविता में। हमारी समकालीन कविता के लोक को उन लोगों ने समृद्ध किया है। जैसे अभी मैं दलित कविता का जिक्र कर रहा था, मैं स्त्री कविता का जिक्र कर रहा हूं। स्त्रियों ने पारिवारिक संरचना को जिस ढंग से कविता में रखा है, वह भी हमारे लोक का यथार्थ है, वह भी हमारे लोक का यथार्थ है। उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, उसको समझना होगा, तभी साहचर्य का कोई नया सौंदर्य शास्त्र विकसित हो सकेगा,
तभी हम एक ऐसा समाज बनाने की ओर जा पाएंगे कि कुछ नया कर सकें, नया देख सकें। लोक के नाम पर एक चीज और भी हुई है। नागार्जुन की जो कविताएं हैं, बहुत बाद की, हरा दिया मेरे आस्तिक ने, या लोक की एक जो उनकी बहुत अच्छी कविता है, लालू साहू जो कविता है, आप मेरी जानकारी में हिंदी में यह पहली कविता है। हालांकि मैं सती होने या पुरुष हो जाए या स्त्री, मैं उसका मतलब पुरजोर विरोध करता हूं, इस परंपरा को नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदी में इकलौती कविता है लालू साहू जो पत्नी की चिता के साथ अपने को जिन्होंने समाप्त कर लिया। यह भी हमारे लोक में घटित एक घटना थी जिसे एक कवि ने रेखांकित किया। यह भी हमारे लोक की समझ का मामला है कि ये सारा मामला सिर्फ मतलब एक तरफा ही नहीं होता रहा। स्त्रियों के साथ लंबी दास्ता की रही है, उस पर लोगों ने जिक्र किया, लेकिन इस पक्ष को नागार्जुन जैसे कवि ने उठाया। नागार्जुन जैसे कवि ने जब हरिजन गाथा जैसी कविता लिखी तो वह भी हमारे लोक को ही सामने रखा। हमारी लोक की स्मृति, हमारे लोक का रहन सहन, हमारे लोक की जो पूरी दमन और शोषण की व्यवस्था है, उन सबको सामने रख दिया। कविता यही करती है, इसलिए कविता हमेशा विपक्ष में रहती है, कविता सत्ता के साथ नहीं होती। यह जो हमारे संत कवि कह गए कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। सीकरी माने उस समय की राज सत्ता का प्रतीक, अकबर थे वहां पर सीकरी में। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, जो संत होते हैं उनको सीकरी से, सत्ता से कोई लेना देना। तो कविता का जो अनिवार्य गुण है वह यही है कि वो हमेशा एक प्रतिपक्ष रचती है। ये क्या हुआ? हाँ, ये जूम का लिंक खत्म हो गया। ये लगाया होगा इन लोगों ने। नहीं, हमारी ओर से नेट चला गया क्या? ओहो, नेट चला गया सर, लग रहा है। एक मिनट, अपनी ओर से नेट चला गया क्या सुशील? आ गया, आ गया, आ गया। कुछ दिक्कत जैसे बुला के ले आती। एक मिनट, जरा सुशील को बोलो तो नेट आ तो गया है। एक मिनट, कोई नहीं, रुको, कोई शायद आ जाएगा। अब देखता हूँ शायद आ जाएगा। क्षमा करें, मेरे ख्याल से नेट की कोई प्रॉब्लम हो गई थी। क्षमा करें, ये नेट की मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम हो गई, अचानक डिस्कनेक्ट हो गया ये हमारा। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा था कि लालू साहू जैसी कविता निकल करके आती है, या और भी बहुत सारी कविताएं हैं, हम उनकी ओर न जा करके मैं थोड़ी सी बात कर लूं। एक समय ऐसा भी आया था जब इमरजेंसी का दौर आया था। जब इमरजेंसी का दौर आया था तो उस समय जो कविताएं आई थी उसका एक उदाहरण बताता हूं कि इमरजेंसी के समय में जो हमारे लोक की स्थिति थी, हमारा जो लोक था, और पूरे भारत का लोक वैसा ही था, सिर्फ हिंदी प्रदेशों का लोक वैसा नहीं था, कि कौओं की ऐसी बन आई पांचों घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में, उड़ने तक के नियम बदल कर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। ये इमरजेंसी के दौर का जो यथार्थ था, इसको चार कौवे उर्फ चार हौवे बहुत प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की। उसी दौर में उन्होंने इंदू जी क्या हुआ आपको जैसी कविता भी लिखी। लेकिन मैं सिर्फ ये सामने रख रहा था आपको कि एक लोक जो राजनीति ने तैयार कर दिया था उस समय, राजनीतिक व्यवस्था ने, कवि ने उसको भी रखा। उसी समय जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट चल रहा था पूरा का पूरा, उस
को भी नागार्जुन ने अपनी कविता में व्यक्त किया, और पटना की सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर कविता, मतलब बल्कि एक तरह से कहें तो नाच नाच कर उन्होंने कविताएं सुनाई, लोगों को, जनता को जागरूक किया। तो लोक की एक बहुत स्थूल समझ से हम सब अध्यापकों को निकलना चाहिए। हमारे लिए, हम शिक्षक हैं हम लोग, हमारे लिए लोक उतना ही नहीं है जितना बहुत सारे कवि मोटे तौर पे समझ लेते हैं। हमारे लिए वो सब लोक है जो राजनीति निर्मित करता है, जो संस्कृति निर्मित करती है, जो मजदूर निर्मित करते हैं, ये सब हमारे लिए लोक है। श्रम जहाँ भी है वो सब लोक है, और जहाँ भी दमन का विरोध है वो सब लोक का नया चेहरा है। दमन जहाँ है वो लोक का पुराना चेहरा है, उसका विरोध नया चेहरा है। ये इसी तरह से लोक बदलता चला जाता है, वरना वो जड़ हो जाएगा। लोक कभी भी स्थिर पद नहीं है। जिस तरह आप पानी को एक जगह रोक दीजिए तो सड़ जाएगा, तो लोक को भी अगर आप रोक दीजिएगा तो वो सड़ जाएगा। लोक की अभिव्यक्ति के नाम पर लोकप्रिय संस्कृति में क्या हुआ है, वो फुहड़ता आई है। वो सिनेमा के जरिए भी आई है, वो मंचीय कविता के जरिए भी आई है, जहां पर लोक रुचि का मसला सामने रखा जा रहा है और ऐसी चीजों को ढाल कर प्रस्तुत किया जा रहा है जो जिन पर एक तरह से जिनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिनका शमन किया, प्रतिबंधित का आशय है शमन किया जाना चाहिए, जिनका कैथारसिस की जानी चाहिए, जिन भाव दशाओं की, उन सबको वो कविताएं प्रस्तुत करती हैं, हंसाती हैं, और जाहिर है कि वो रुपए पैसे का बाजार है पूरा का पूरा। तो लोकप्रिय संस्कृति में ये चीजें आई हैं, लेकिन लोकप्रिय संस्कृति में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बेहतर चीजें भी हैं। वहाँ लोक को ठीक ढंग से भी रखा गया है, उसको भी समझने की जरूरत है। यानी लोकप्रिय संस्कृति में अगर कभी सिनेमा की दुनिया में ये गीत आता है कि पंछी बनूं मस्त उड़ूं नील गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में, तो यह स्त्री आकांक्षा का एक सुंदर रूप है। स्त्री आकांक्षा का, स्त्री मुक्ति का एक सुंदर रूपक बन करके आता है वो। अगर उस जगह पर, लेकिन वहीं पर मैं लड़की घुमार रहा था और भेलपूरी खा रहा था जैसी कविता आती है, तो वह विद्रूप करती है लोक रुचि को। हमारी जो हमारे लोक का एक खराब प्रस्तुतिकरण है वो। तो इसको भी हम लोगों को थियराइज करते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए कि कैसे ये चीजें इस रूप में ना आ जाएं कि लोकप्रिय साहित्य आए, लोकप्रिय साहित्य पढ़ाया जाए, लोक रुचियों को समझा जाए, लेकिन कैथारसिस के साथ साथ ऐसा न हो कि लोकप्रिय साहित्य के रूप में हम उसी को प्रधान बना दें, और जो गंभीर चीजें हैं जो कैथारसिस करती हैं, हमारे सांस्कृतिक विवेक का भी, हमारे मानसिक विवेक का भी, हमारे सामाजिक विवेक का भी, जो कैथारसिस करती हैं, विरेचन करती हैं, वो सब कहीं किनारे चली जाएं, और ये जो थोड़ी सतही किस्म की चीजें हैं वो उभर कर आ जाएं। गुलसनंदा को पढ़ाना बुरी बात नहीं है, रानू को पढ़ाना, सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ाना बुरी बात, यह भी हमारे साहित्य संसार का हिस्सा है, लेकिन इस विवेक के साथ पढ़ाना जरूरी है कि यह जिस संसार को रचते हैं वह एक वायवीय किस्म का संसार है, वो हमारा वास्तविक संसार नहीं है। हमारा वास्तविक संसार वह है जो पहले प्रेमचंद ने, जैनेन्द्र ने रचा, यशपाल ने रचा, आज की तारीख में हमारे बहुत सारे समकालीन कथाकार रच रहे हैं और कवि रच रहे हैं। ये है लोकप्रियता, बहुत अच्छी चीज है। लोकप्रियता गंभीरता का विलोम नहीं है। ऐसा होता तो प्रेमचंद लोकप्रिय नहीं होते, नागार्जुन लोकप्रिय नहीं होते, गोस्वामी जी, तुलसीदास लोकप्रिय नहीं होते। वो लोकप्रिय भी हैं और गंभीर भी हैं। आपके वैचारिक आग्रह उनके साथ हो सकते हैं, आप उनसे जिरह कर सकते हैं, आप उनको खारिज कर सकते हैं पढ़ लिख कर, ये अलग चीजें हैं, लेकिन वो गंभीरता और लोकप्रियता का विलोम नहीं रचते। तो जो लोकप्रिय है वो अनिवार्य रूप से सतही है, यह भी नहीं समझना चाहिए। यह भी नहीं मानना चाहिए कि जो गंभीर है वो लोकप्रिय नहीं हो सकता, वो हो सकता है। तो लोक का विस्तार जो है वो लोकप्रिय तक गया, और बहुत खराब ढंग से हमारे समय में चीजें, लेकिन इधर बहुत अच्छी फिल्में भी बनी हैं, बहुत अच्छी वेब सीरीज भी आ रही हैं, ये बहुत स्वस्थ लक्षण है। और कविताएं तो अच्छी लिखी ही जा रही हैं। ये अलग बात है कि कविताओं के पाठक बहुत कम हैं,
लोकप्रिय कविता के श्रोता तो बहुत हैं, लेकिन गंभीर कविता के पाठक कम हैं। लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए। कविता के पाठक कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहे, किसी भी कालखंड में। तो उसको लेके निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कवियों को प्रयोग के नाम पर ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जनता कविता से दूर हो जाए। हमें ऐसे प्रयोग की ओर बढ़ना चाहिए जहाँ गंभीरता को, अपने कथ्य को, विषय वस्तु को, उसकी प्राण वस्तु को सुरक्षित रखते हुए हम संप्रेषणीय बना सकें उसको। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं। अगर कुछ प्रश्न हो आपके, कुछ बातें हों, तो उसके माध्यम से हम लोग और बातें कर लेते हैं। क्यों भरत जी? अगर हैं तो भरत जी आप लोग। हाँ भरत जी। फिर मेरा जा रहा है क्या? फिर जा रहा है, रुको इसको हमें 1 मिनट।